नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 27 अगस्त का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और आपको बताना चाहते हैं कि यूपीएससी 2021 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066089 पे आप लोग कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ठीक, हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, ये सारे फ्री चैनल हैं। आप लोग इसको जो है सर्च करके इनको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पेड जो पीडीएफ हमारी होती है उसकी पिक्स फ्री में प्रोवाइड करी जाती हैं। हमारे जो आज के टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है ये वाले स्वरूप ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में सारी चीज़ें देखेंगे। क्या इंडिया होस्ट कर सकता है, मेज़बानी कर सकता है ओलंपिक्स की, समर ओलंपिक्स की, अगर स्पेसिफिकली बोलें तो 2036 में या फिर उसके बाद। ठीक, तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है यूएन असिस्टेंस मिशन इन अफ़गानिस्तान, यूएमा। ठीक है, और मंथन 2021 ये किससे संबंधित है। और पांचवा टॉपिक हमारा वैश्विक विनिर्माण जोखिम इंडेक्स, ठीक, या फिर सूचकांक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, ये क्या चीज़ है इसके बारे में देखेंगे। देखिए पहला टॉपिक जो है हमारा जो है हिस्ट्री संबंधित है, इंटरनेशनल रिलेशन से भी संबंधित, इसको समझ सकते हैं आप। गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप, देखिए भारत ने अभी जब अफ़गानिस्तान से वापस आ रहे थे भारतीय, तो जो सिख समुदाय के हमारे भाई बहन हैं उन्होंने जब अपने साथ इंडिया वापस आए तो 3 स्वरूप जो है भारत में ले आए थे। 3 स्वरूप और बचे हैं और अफ़गानिस्तान में टोटल 13 स्वरूप थे। ठीक, अब इसमें से 3 बचे हुए हैं, बाकी सब भारत में आ चुके हैं। स्वरूप क्या होता है ये समझिए। गुरु ग्रंथ साहिब जो बुक है, इनकी होली बुक जो है, उसकी फिज़िकल कॉपी, जो भौतिक जो प्रति है या फिर प्रतिलिपि है या फिर कॉपी है, उसको हम लोग स्वरूप बोलते हैं। इसको बीर भी बोला जाता है पंजाबी में। इसमें 1430 पेजेस होते हैं हर बीर में, और इसमें जो है इसको अंग भी बोला जाता है। वर्सेस जो होते हैं हर पेज पर सेम होते हैं। सिख इसको जो है कंसिडर करते हैं, स्वरूप जो है सिख समुदाय के लोग गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसको लिविंग गुरु मानते हैं। ठीक है, लिविंग गुरु मानते हैं, जीवित गुरु मानते हैं। ट्रीटेड एटमोस्ट रेस्पेक्ट, बहुत ही ज़्यादा इसके लिए इनके दिल में रेस्पेक्ट होती है। ठीक, जैसे बाइबल हो गया, हमारे यहाँ गीता हो गई, इस तरीके से इस्लामिक धर्म में आपकी कुरान हो गई, तो वैसे ही जो है गुरु ग्रंथ साहिब भी होती है। लिविंग गुरु माना जाता है सिख समुदाय के द्वारा। ये बिलीव करते हैं जो 10 गुरु थे हमारे सिख समुदाय के, वो सब सेम स्पिरिट जो है डिफरेंट बॉडीज़ में थे आपकी, मतलब 10 गुरु जो थे अलग अलग जरूर थे, लेकिन उनकी स्पिरिट सब जो है अलग अलग, मतलब डिफरेंट बॉडीज़ में थी, लेकिन है सेम स्पिरिट। ठीक, गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो उनका एक इटर्नल जो है फिजिकल एंड स्पिरिचुअल फॉर्म है। मतलब जो गुरु थे वो गुरु ग्रंथ साहिब जो उनकी होली बुक है वो एक तरीके की भौतिक और जो आध्यात्मिक प्ररूप है जो कि इटर्नल है, हमेशा रहता है। ठीक, जो 5th सिख मास्टर थे, गुरु अर्जन देव, उन्होंने पहला बीर जो है कंपाइल किया था 1604 में। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब जी का, और इन्होंने इंस्टॉल किया था अमृतसर के गोल्डन जो स्वर्ण मंदिर है वहाँ पर। फिर जो 10th जो आखिरी या फिर 10वें जो सिख गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह जी, इन्होंने कई सारे जो है ऐड किए वर्सेस, उसमें पंक्तियाँ अपनी इन्होंने छंद जो थे ऐड किए। और बाय द जो 9th मास्टर ने, गुरु ने जो दिए थे, गुरु तेग बहादुर, उनकी पंक्तियों को ऐड किया। ठीक, किसने किया? गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि 10वें नंबर पे थे, गुरु थे। और इन्होंने कंपाइल की बीर जो है 2nd और लास्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद मतलब नहीं हुआ है। और उन्होंने 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया गुरु गोविंद साहिब जो है हमारे लिविंग गुरु अब सिख समुदाय के होंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, देखिए एक चीज़ बता दूं, यूपीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस नेशन में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इन सब पे काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन आते रहते हैं, हर साल आते हैं। सिखिज़्म पे इस बार आने के चांसेस हैं, इसलिए अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये एक तरीके की कंपेंडियम है। ठीक, संग्रहालय है आपका, जिसमें कि हाइम्स लिखी गई हैं। ठीक है, हाइम्स लिखी गई हैं
6 सिख गुरुओं के द्वारा, 15 जो है साधु संतों के द्वारा, जैसे कि आपके भगत कबीर, भगत जो है रविदास जो थे, शेख फरीद, ठीक, और आपका भगत नामदेव, इनके द्वारा 11 जो है भट्ट जो थे, बल्लादीर जिनको बोलते हैं, और 4 सिख जो थे, इनके द्वारा जो है गुरु ग्रंथ साहिब इन्होंने जो हाइम बताई या लिखी, उन्हीं का ही एक संग्रह है। और जो वर्सेस हैं आर कंपोज्ड इन 31 रागा, 31 रागा में इसको जो है कंपोज किया गया है। ये चीज़ बताई ज्ञानी आपके हरप्रीत सिंह जी अकाल तख्त जठेदार जो हैं, ठीक। अच्छा, इसका जो सिर पर स्वरूप धारण करने की क्रिया क्या दर्शाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जब लिविंग सबसे ज़्यादा जो है पूजनीय माना जाता है, सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, तो कभी भी जब इसको इंस्टॉल करना हो गुरु ग्रंथ साहिब जी को, और जो है इसको कहीं ट्रांसपोर्ट लेके करा जा रहा हो एक जगह से दूसरी जगह, तो एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब क्या करना चाहिए, दिशा निर्देश बताया जाता है, और इसको रहत मर्यादा भी बोला जाता है। और आइडियल सर्कमस्टांसेस देखा जाए, मतलब अगर आदर्श जो है परिस्थितियां हैं, तो उसमें 5 बाप्टाइज्ड जो आपके सिख होते हैं, ठीक, वो लोग इसको जो है ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह पे, और रेस्पेक्ट के तौर पे बीर जब भी जो इसका होता है, जब कैरी किया जाता है सर पे किया जाता है, और पर्सन जो लोग इसको कैरी करते हैं वो नंगे पाँव होते हैं। और अगर रास्ते में किसी ने देखा, ठीक, तो वो अपने शूज़ उतार के और उसको जो है बाव करते हैं, इसके सामने झुकते हैं, जो है इसको रेस्पेक्ट देते हैं। और सेरेमोनियल विस्क यानी कि औपचारिक जो है झनकार भी जो है वेव करी जाती है जब भी कभी गुरु ग्रंथ साहिब को या तो पढ़ा जा रहा हो या फिर मूव किया जा रहा हो, ठीक। और जो वेयर आर द कॉपीज़ ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब पब्लिश, कहाँ पे ये पब्लिश की जाती हैं कॉपीज़, तो देखो ब्रिटिश आए तो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस में जो है इसको छापना चालू कर दिया था। वैसे देखा जाए तो जैसे जो ट्रेडिशन है पंजाबीज़ में और सिख और हिंदूज़ दोनों में, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो कॉपियाँ होती हैं वो हाथ से लिखी जाती हैं और फिर प्रोड्यूस की जाती हैं मल्टीपल कॉपीज़, ठीक, हैंड रिटन होती हैं ये। ब्रिटिशर्स ने तो भैया इसका प्रिंटिंग प्रेस में इसको छापना चालू किया गुरु ग्रंथ साहिब जी को। और फिर क्यों किया, क्योंकि भैया सिख सोल्जर इनके यहाँ थे, और उनको जो है जब भी उनको कहीं बैटलफील्ड वो दूर ले आते थे तो कहते थे भैया अपने पास रखो, तो इसलिए प्रिंटिंग प्रेस के जरिए करते रहे। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो होती है SGPC, उनके पास ही इकलौता अधिकार है कि वो पब्लिश कर सकते हैं बीर जो है गुरु ग्रंथ साहिब की, और ये किया जाता है अमृतसर में, ठीक। तो सारे के सारे ये फैक्ट सारे समझ में आ गए ना, इसको एक बार फिर से देख लेना, इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म जैनिज्म में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, और आपका जो है सिखिज्म से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अफगानिस्तान में देखिए कितने 13 स्वरूप मौजूद थे, जिसमें से 6 पहले और बाद में जो है अभी 3 लेके आए गए हैं, जिसमें से अभी 3 और बचे हुए हैं, ठीक। और ऐसा बताया गया है वो भी जल्दी शिफ्ट कर लिया जाएगा। और इसके पहले जो है 7 स्वरूप जो है हमारे ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं, जब पिछले साल मार्च 25 में गुरु हर राय साहिब जो काबुल में एक है आपका गुरुद्वारा है, वहाँ पर हमला हुआ था। 25 सिख लोगों की जो है वहाँ पे जान भी चली गई थी। इस्लामिक स्टेट के लोग जो थे उन्होंने गोलीबारी कर दी थी, तब 7 स्वरूप तब यहाँ पे ट्रांसफ़र भारत में कर लिए गए थे, ठीक। इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ करिए इसे। और अगला जो हमारा टॉपिक है कि क्या भारत 2036 या उसके बाद ओलंपिक की मेज़बानी कर सकता है। तो देखिए इंडियन ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट जो है थॉमस बाक, ठीक। इंडियन ओलंपिक कमेटी, ठीक, कमेटी अलग होती है, और एक चीज़ और बताऊंगा अभी नीचे, तो वो अलग होती है। तो थॉमस बाक जो प्रेसिडेंट हैं इसके, उन्होंने कहा कि कई सारी कंट्रियाँ जो है ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं 36-40 के जो है ओलंपिक समर ओलंपिक्स को जो है कंडक्ट कराने के लिए, उसमें इंडिया भी है। और अगले 3 जो ओलंपिक कहाँ पे हैं, ध्यान से सुनिए। पेरिस में है 2024 में, लॉस एंजलिस USA में है 2028 में, और ब्रिस्बेन में है आपका 2032 में। ब्रिस्बेन कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। बाक ने क्या कहा, मतलब इंडियन ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं थॉमस बाक, उन्होंने कहा कि भैया टोक्यो ओलंपिक के बाद अभी जब हुआ है तो उसके बाद जो है कई सारे लोग करना चाहते हैं मेज़बानी। उनमें से कौन कौन है, इंडिया, इंडोनेशिया, जर्मनी और कतर, ठीक। ये 4 देश हैं। और जर्मनी ने लास्ट टाइम तो एक आधी मतलब 50 साल से पहले जो उन्होंने किया था, कंडक्ट किया था। इंडिया ने काफ़ी बार ओलंपिक को कंडक्ट कराने की बात कही है, करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर पाए हैं। अब यहाँ पे देखिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यहाँ पे ये अलग चीज़ है, तो उसने ये भी कहा है कि पास्ट में हमने एशियन गेम्स को होस्ट करना चाहा, यूथ ओलंपिक को होस्ट करना चाहा, समर ओलंपिक्स को होस्ट करना चाहा। अब हम आगे मतलब 15 सालों में और इसको करने की कोशिश
कर रहे हैं और कर भी सकते हैं। ठीक, ओलंपिक की मेज़बानी को लेकर कुछ देशों ने अनिच्छा क्यों जताई है? देखिए, कई सब लोग नहीं चाहते हैं ऐसा, कई लोग रिलक्टेंट भी हैं। क्यों? क्योंकि भैया पैसा बहुत लगता है। टोक्यो ओलंपिक्स होना था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, हिस्ट्री में मोस्ट एक्सपेंसिव माना गया। 1 साल डिले हो गया, इसकी वजह से, और पेंडेमिक की वजह से डिले हुआ, उसकी वजह से और महंगा हो गया। ठीक, जो ओरिजिनल बजट था उससे बहुत ज़्यादा शूट कर गया और सेवरल टाइम्स, और फॉरेन विजिटर और स्पेक्टेटर सब आ भी नहीं पाए, तो रेवेन्यू राजस्व भी जो है पैदा नहीं कर पाए। ठीक, अब बिडिंग जो है ओलंपिक की जब करनी पड़ती है तो, और लॉबिंग करनी पड़ती है, तो काफ़ी महंगा पड़ता है ये। और जो सिटीज़ हैं, अब यहाँ पे ये भी देखा गया, जैसे ब्राज़ील में हुआ था, तो क्या हुआ कि इतना बड़ा जो है, काफ़ी हो हल्ला भी हुआ था, काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए थे, इतने बड़ा जो है स्टेडियम और कई सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं। जब ये एक बार ख़त्म हो जाता है ओलंपिक, उसके बाद उनका क्या करें, वेन्यूज़ का क्या करें? ठीक, एक लंबा इकोनॉमिक बर्डन बन जाता है। ओलंपिक कराना इतना आसान पहली बात तो है नहीं, उसके बाद उसका जो है खर्चा पानी बहुत ज़्यादा है। हालांकि खेलों की मेज़बानी के लिए कौन से देश अधिक उत्साहित होते हैं, जैसे चाइना ने कराया था 2008 में, तो उसने दिखाने की कोशिश की थी कि भैया हम हैं दुनिया के ग्लोबल पावर। तो उसी तरीके से दिखाने वाली जो बात है कि हाँ हम कर सकते हैं, एक मतलब प्रतिष्ठा की बात होती है, एक ये दोनों लोगों को बताने की बात होती है कि हम भी एक पावर है जो करा सकते हैं। तो उसमें इंडिया भी इसको करना चाहेगा, और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भी जो है, बाकी लोग भी मतलब पहले एग्जाम्पल इन्होंने दे रखे हैं कि इन्होंने दिखाया है कि कैसे कैसे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना के कराना चाहिए। ठीक, अभी कौन कौन इच्छुक हैं? इंडिया, इंडोनेशिया, आपका कतर और जर्मनी। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो अफगानिस्तान से संबंधित है। यूएन का, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र का एक अफगानिस्तान में सहायता मिशन है, जिसको हम लोग UNAMA बोलते हैं, यूएन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान। अब देखिए, ये ऐसा नहीं कि अभी जब तालिबान ने हमला मतलब फिर से जो है पूरा अपना प्रभुत्व वहाँ पे जमा लिया तब जाके ये हो रहा है। ये काफ़ी टाइम से चलता चला आ रहा है, आपका मतलब 1947-45 के टाइम से चला आ रहा है। अभी बताऊंगा इसके बारे में। अभी वर्ल्ड लीडर जो हैं उन्होंने कहा है कि भैया इसको रिन्यू करो, फिर से जो है इसका नवीनीकरण करो और इसको बढ़ाया जाए। अभी ये सितंबर 17 को ख़त्म होने वाला था, इसको बढ़ाने की बात करी गई है। इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक यूएन का स्पेशल पॉलिटिकल मिशन है। ध्यान से सुनिए एक एक शब्द। सोशल मिशन वहाँ पे लिख देगा, आप मार्क करके आ जाओगे, नहीं। यूएन का एक जो है विशेष जो है राजनीतिक मिशन है, जिसमें कि ये कहा जाता है कि जो आपका, अच्छा ये 1945 से नहीं, जब 2000 में जब यूएसए ने हमला कर दिया था उसके बाद से चालू हुआ था ये। ठीक, ये मतलब फिर से इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे यूएन के यहाँ पे किस लिए लाया जाता है ये पॉलिटिकल मिशन? अफगानिस्तान में जो है एक स्थायी शांति और विकास बना रहे, उसके लिए लाया जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि भैया जो राज्य के सरकारें हैं वहाँ पे आपको मालूम है काफ़ी टाइम से कोई सरकारें रही नहीं, तो पीपल द्वारा, जैसे अभी तक जो थी जो है जैसे करजई की थी और उससे पहले थी, तो इन अशरफ गनी जी की अभी थी, तो इनके टाइम पे मतलब एक स्टेबल शांति बनी रहे, स्थायी जो है शांति बनी रहे, विकास बना रहे, एक पावर का जो ट्रांजिशन है वो अच्छे से हो जाए और वो बना रहे, उसके लिए यूएमए होता है। ये 28 मार्च 2002 को आया था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रेजोल्यूशन 1401 के अंदर लाया गया था। अगर 1401 पूछा जाए तो अफगानिस्तान में जो है स्थायी विकास और जो है शांति बनाए रखने के लिए यूएनएससी के द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया गया था। ठीक, 2002 में लाया गया था। बॉन एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया गया था, जो कि दिसंबर 2001 में हुआ था। अब ये क्या चीज़ है इसको अभी जानेंगे। ठीक, इसको रिव्यू किया जाता है हर साल, UNAMA को हर साल जो है समीक्षा इसकी की जाती है और फिर देखा जाता है कि भैया ज़रूरत है तो फिर इसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। अभी ये जो है 15 सितंबर 2020 को बढ़ाया गया था और इसके लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन था वो था 2543। तो 1401 और 2543 किससे संबंधित है? अफगानिस्तान में विकास और शांति को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए बनाया गया है। ये UNAMA का जो स्पेशल UNAMA और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि विशेष प्रतिनिधि जो होते हैं सेक्रेटरी जनरल यूएन के, उनका एक अफगानिस्तान में रहता है और वो देखता है कि भैया हाँ जो हमने उद्देश्य लेके आए थे यहाँ पे वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि किस तरीके से अफ़गान की संप्रभुता, वहाँ की जो लीडरशिप है, वहाँ की जो ओनरशिप है, ठीक, तो वो सारी चीज़ें सही से चल रही हैं। इंटरनेशनल सिविलियन जो अंतर्राष्ट्रीय जो नागरिक एफर्ट है वो ठीक से ठीक और पूरा जो है सहयोग यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो ये समीक्षा की जाती है। और उसके बाद ये जान लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर काबुल में ही है UNAMA का, और ये
अफ़गानिस्तान में रहकर लाइजन ऑफिसर्स इसके और भी हैं पाकिस्तान और ईरान में। ठीक, ये मिशन जो है इसमें स्टाफ काफ़ी लंबा चौड़ा है। 1164 स्टाफ है, 770 तो अफ़गान के नेशनल, 298 इंटरनेशनल स्टाफ है और 68 यूनाइटेड नेशन वॉलंटियर्स हैं। ठीक, जून 2021 तक का डाटा है। और ये मिशन कहाँ कहाँ पे इसके ऑफिसर्स हैं अफ़गानिस्तान में? बामियान में है, फैज़ाबाद में है, गारदेज में है, हेरत में है, मजर शरीफ में है, काबुल, कंदहार, कुंदूज, मैमाना, पुल ई खुमरी और जलालाबाद। ठीक, यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्व हुआ था इस रीजन में 1946 से। अफ़गानिस्तान ने जब जनरल असेंबली यूएन की ज्वाइन करी थी तो कब ज्वाइन करी थी? 1946 में। एजेंसी जो है यूएन यूनिसेफ के साथ में भी ऑपरेट करती है 1949 में। ठीक, और आपका बॉन एग्रीमेंट क्या है समझ लेते हैं। देखिए क्या हुआ था जब अमेरिका के ऊपर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो है आपका 9/11, ठीक, यानी कि 11 सितंबर को जो हमला हो गया, तो उसके जो है रेसिप्रोसिटी दिखाते हुए मतलब यूएसए ने हमला कर दिया अफ़गानिस्तान में। ठीक, तो बात ये आई कि भैया अफ़गानिस्तानी में अब आपने तालिबान को हटा दिया है, तो बीच में अब आधिकारिक तौर पे जो है कुछ ऐसा प्रबंधन, कुछ ऐसा काम तो करना पड़ेगा कि फिर से जो है रीइस्टेब्लिश करी जाए एक स्थायी गवर्नमेंट की संस्थान। तो इसी को बॉन एग्रीमेंट बोला गया। ठीक, सिंपल सी लैंग्वेज में ये चीज़ है। और इसमें देखिए अफ़गानिस्तान में आपको मालूम है कि कोई भी नेशनली, राष्ट्रीय अगर उस पर लेवल पे देखा जाए तो अफ़गानिस्तान में 1979 से, ठीक, 1979 यानी 1979 से कोई भी एक नेशनल सबके द्वारा जो है एग्रीड हो जो गवर्नमेंट नहीं है। जैसे हमारे यहाँ है कि भैया इलेक्शन होता है, बढ़िया जो जीत का है वो बनता है। तो 1979 जब से जो है वहाँ पे यूएसएसआर ने हमला किया था, तब से कोई भी पूरे राष्ट्र में सबको एग्रीड हो ऐसी कोई गवर्नमेंट रही नहीं है। तो इसलिए जो है ट्रांजिशन का पीरियड, जब एक ऐसी परमानेंट गवर्नमेंट आए तो उसके लिए जो है बीच में बॉन एग्रीमेंट लाया गया था। ठीक, और फिर स्थायी विकास और जो है शांति बने रहे उसके लिए जो है कौन सा यूएनएमए काम करता है अंडर 1401 और 2543 वाले रेजोल्यूशन, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद के द्वारा दिया जाता है। बॉन एक क्लोज डोर नेगोशिएशन था, किसी को कानो कान कुछ खबर नहीं थी। जब एग्रीमेंट साइन हो गया तब ये जो है चर्चा में आया था, पब्लिक के सामने सार्वजनिक रूप से इसको जो है निकाला गया था, बताया गया था। और यूनाइटेड नेशन जो है कई बार इंटरनेशनल एक्टर्स के साथ में नेगोशिएशन और समझौते करते रहता है, और बॉन एग्रीमेंट को जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है मतलब एक तरीके से उसके अंदर ही ये काम करता है। ठीक, यूएनएमए जो है आपको पूरी चीज़ बताई, 28 मार्च 2002 में आया था, रेजोल्यूशन 1401 है, कई बार बता चुका अब तो याद रहेगा, और 2543 ये याद रखिएगा। ठीक, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मंथन 2021 से। ठीक, आपका ये एक तरीके का जो है, पहली बात तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? शिक्षा के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसने ये मंथन 2021 को अनाउंस किया है नेशनल मीडिया सेंटर पर। ये नवंबर में होगा और ये एक तरीके का हैकाथॉन है। अच्छा, अब कई लोग बच्चे पूछे थे सर ये हैकाथॉन क्या होता है, क्या यहाँ पे हम बैठ के हैक कर लेते हैं क्या कंप्यूटर? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर से ही सारे काम होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर की टेक्निक को यूज़ करते हुए जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक, जैसे यहाँ पे जो है मंथन वाला जो हैकाथॉन है, वो जो हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस, सुरक्षा के जो चुनौतियाँ हैं, उनसे निपटने के लिए कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जो कई सारे बच्चे हैं, क्योंकि मंत्रालय शिक्षा वाला है, और कई सारे जो स्टार्टअप हैं वो लोग इन सुरक्षा वाली जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ हैं, इनके सॉल्यूशंस निकालते हैं। ठीक, तो रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कंप्यूटर में उतार के फिर सिमुलेट किया जाता है कि ये प्रॉब्लम के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, और कई सारे सोल्यूशन दिए जाते हैं कंप्यूटर बैठ के। तो उसी को हैकाथॉन बोला जाता है। मंथन 2021 शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। सिक्योरिटी चैलेंज को जो है चुनौतियों को के लिए जो है कुछ सोल्यूशन टेक्नोलॉजी के जरिए में निकालने, ताकि वो मदद कर सकें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को। ठीक, जैसे कि IB, रॉ, ये सारी जो हैं NSA और ये सब होते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये है 36 घंटे का, ये होगा 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगा, और इसमें स्टार्टअप और जो स्टूडेंट हैं, युवा हैं, वो अपना काम करेंगे। टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एक्सपर्टीज़, इनोवेटिव स्किल्स इसमें यूज़ करेंगे। आपका जो टोटल प्राइज़ मनी इसमें 40 लाख रुपए तक का होगा, जो विनिंग टीम को दिया जाएगा। और पार्टिसिपेंट जो है वो 6 थीम पर और 20 डिफरेंट जो चैलेंज है उन पर काम करेंगे और डेवलप करेंगे डिजिटल सोल्यूशन।
ठीक, एक डिजिटल सोल्यूशन यहाँ पे जो है देने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, ये जो चैलेंज है किस किस क्षेत्र में है? आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग पे हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी पे हैं और मशीन लर्निंग पे हैं। ठीक, इनके बारे में तैयार कर लेना, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये सिक्योरिटी चैलेंजेस रहते हैं कई बार, फेक कंटेंट आइडेंटिफिकेशन, प्रिडिक्टिव साइबर क्राइम की पहले ही हम समझ लें कि साइबर क्राइम होने वाला है। ये सब चीज़ों के लिए, प्रॉब्लम के लिए ही सोल्यूशन निकालना है, डिजिटल सोल्यूशन निकालना है। मंथन 2021 के अंतर्गत 2 फेजेस में होगा। पहले फेज़ में जो है कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम के हिसाब से क्या है वो सब बताया जाएगा, अवधारणा कैसी कैसी निकाली जाने वाली है। फिर जो है इवेल्युएट किए जाएंगे ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट के द्वारा कि भैया ये जो आइडिया दिए गए हैं नवीनीकरण वाले, ये नवीनतम, ये ठीक हैं कि नहीं है। फिर उनको जो फाइनल होंगे पहले फेज से जो पार करेंगे, उनको जो है 28 नवंबर से जो सेकंड राउंड होगा उसमें लाया जाएगा। और फिर ग्रैंड फिनाले होगा। और उसमें एक चीज़ और देखी जाएगी कि जो सोल्यूशन दिए जा रहे हैं वो ज्यूरी देखेगा कि भैया टेक्निकली फिजिबल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो काम ही ना करे ज़मीन पर। ठीक, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इम्प्लीमेंटेबल होने चाहिए, यानी कार्यान्वित होने चाहिए ज़मीन पर। और फिर जो है बेस्ट आइडियाज़ को डिक्लेयर किया जाएगा विनर। ठीक, अब चलिए कुछ बैकग्राउंड न्यूज़ देख लेते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो होता है, ये एक तरीके का टेक्निकल एजुकेशन, जैसे इंजीनियरिंग ये सब है, हाई एजुकेशन, उनके लिए है और उसको रेगुलेट करता है। और ये एक जो है आपका सांविधिक यानी कि वैधानिक निकाय, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। और आपका जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। नवंबर 1945 से काम कर रहा है। ठीक, ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPRD जो है, ये पुलिस की मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण करने के लिए लाया गया था। 1970 से ये जो है चल रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। ठीक, अब देखो मैन्युफैक्चरिंग रिस्क की बात करी जा रही है, लेकिन इसमें जिसकी रैंक ऊपर होती है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको रिस्क ज़्यादा है कि मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं सकता। जिसकी रैंक ऊपर होती है वो उसको माना जाता है कि हाँ भैया विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से कर सकता है। थोड़ा सा नाम में वैसा है तो लोग कभी कभार ये सोच लेते हैं कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स अगर बोल दिया जाए और किसी कंट्री की हाईयर रैंकिंग है, ऊंची रैंकिंग है, यानी 1 2 3 ऐसे आ रहा है, तो जितना ज़्यादा रैंकिंग हाई होगी वो रिस्क होगा। नहीं, वो ये बताएगा कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर सहूलियत है। अब इंडिया ने यहाँ पर क्या किया है, पहले नंबर पर तो चाइना है। ठीक, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे पिछले साल USA था, लेकिन इस साल इंडिया आ गया। तो ये दिखला रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में हम अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके लिए मेन जो हमारी तरफ से जो ये सेकंड नंबर पे लाने के लिए जो मेन पुश है वो है हमारा कि कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस। हमारे यहाँ जो है लेबर काफ़ी सस्ता है, वो उसकी वजह से लाया गया। अच्छा, ये पब्लिश कौन करता है यार सूचकांक? ये US का एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, कुशमैन एंड वेकफील्ड। ठीक, तो प्राइवेट है ये और US बेस्ड है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है कुशमैन एंड वेकफील्ड। इन्होंने बताया है कि अब इंडिया दूसरे नंबर पे आ गया, चाइना तो पहले नंबर पे, आपको पता ही है। अच्छा, 47 कंट्रियों में ये देखता है, जो कि यूरोप, अमेरिकाज और एशिया पैसिफिक में हैं जो कंट्री, उनके बारे में। और ये रैंकिंग जो है ये 4 पैरामीटर पे दिए जाते हैं। एक तो ये है कि भैया जो मैन्युफैक्चरिंग है वो रीस्टार्ट करने की क्षमता है कि नहीं है, बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा है, यानी कि टैलेंट होना चाहिए, कौशल होना चाहिए लेबर में। ठीक, मार्केट में एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं कि टैरिफ वैरिफ बहुत हाई कर रखा है। ठीक, इनकम जो आपकी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ड्यूटीज़ तो ज़्यादा नहीं कर रखी। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा है ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो बिजली, पानी जो है, रेंट, ठीक है ना। जो 4 मोड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे आपका लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, जो ब्याज पे जो पैसा मिल रहा है वो ज़्यादा महंगा तो नहीं है। ठीक, फिर आपका एंटरप्रेन्योर्स हो गए, फिर आपका जो है ये कैपिटल और फिर लेबर। ठीक है ना, लेबर की कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें। और चौथा जो है रिस्क है। तो पहला पैरामीटर फिर से बता देता हूँ, रिस्क की भैया क्षमता क्या है कि हम मैन्युफैक्चरिंग को रीस्टार्ट कर सकें, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, और तीसरा है ऑपरेटिंग कॉस्ट, और चौथा है रिस्क कैसा है। इसीलिए जो है रिस्क पहले नाम दिया गया है। रिस्क कौन कौन से है? पॉलिटिकल, ऐसा तो नहीं कि अस्थिरता फैली हुई है, जैसे अफगानिस्तान में अगर किसी से कह दिया जाए कि जाओ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दो तो जो है पता नहीं आपको क्या कह दे वो। तो ये वाली चीज़ है। इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल भी देखता है कि वहाँ पर कैसी स्थिति, रिस्क है कि नहीं है। ठीक, लास्ट ईयर US था सेकंड नंबर पे, अब इंडिया आ गया है। फाइंडिंग्स जो आई हैं वो ये हैं कि चाइना तो भैया नंबर 1 पे बना ही हुआ है, ये 2021 में बना हुआ है, और इंडिया ने सेकंड स्पॉट ले लिया है। ठीक, मोस्ट सॉट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन है ग्लोबली। ठीक,
विश्व स्तर पर सबसे अधिक मांग वाले विनिर्माण गंतव्य के रूप में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान आता है। यूएसए थर्ड पोजीशन पे है, फिर चौथे पे कनाडा है, फिर पांचवें पे जो है चेक रिपब्लिक है, फिर इंडोनेशिया, लिथुआनिया, थाईलैंड, मलेशिया और पोलैंड है। ठीक, कॉस्ट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो रैंकिंग इंडिया की थर्ड बनी हुई है, लास्ट ईयर भी थर्ड थी। ठीक, और वियतनाम की हालांकि पिछली बार थर्ड थी, अब ये फोर्थ हो गई है। ठीक, सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए अच्छी रैंकिंग का क्या है भैया, क्या होगा इससे, ये पूछा जा रहा है। तो इससे यही है भैया, लोग आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में हमें जो है सहायता मिलेगी। हमारे यहाँ आके जो मेड इन इंडिया वाला जो है ना, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम जो करते रहते हैं काम, उसमें सहायता मिलेगी भैया। यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, लोग की आमदनी बढ़ेगी, अच्छे से अच्छा जो ह्यूमन कैपिटल आएगा, समझ रहे हो। और उसके ऊपर इसमें कई सारे आप लिख सकते हो बेनिफिट। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, जो आपका जनसांख्यिकीय लाभांश जो है, उसको हम लोग पा सकेंगे। ठीक, हमारे यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन बहुत है ना, तो ये चीज़ है। और फोकस ये बढ़ेगा कि इंडिया में ऑपरेटिंग कंडीशन अच्छी हो गई हैं, आउटसोर्सिंग हमने अच्छी करी है, इसलिए हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। और डिस्पाइट बीइंग अमंग द टॉप 3 कंट्रीज, बेसलाइन और कॉस्ट सिनेरियो जो रैंकिंग है, अभी भी भारत को काफ़ी काम करना है। काफ़ी इतना आसान नहीं है कि बस रैंकिंग अच्छी हो गई तो हम सब कुछ कर लेंगे। कई सारे जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं। अभी अफगानिस्तान हो सकता है भैया, अगर पाकिस्तान और चाइना देखो लगे ही रहते हैं, अफगानिस्तान तालिबान भी अब आ गया है, तो ये रिस्क में तो आता है ना, जो चौथा फैक्टर था पॉलिटिकल वाला, तो वो सब भी चीज़ देखनी पड़ेंगी हमें। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फिर से स्टार्ट करना है, काफ़ी पैसा भारत को खुद भी डालना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को मैं रोज़ बता रहा हूँ कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, कल हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल एसेट जो है आपका मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये 100 लाख करोड़ रुपए के जो है 5 साल के हैं, तो ये इसीलिए किए जा रहे हैं। ठीक, आज का जो हमारा क्वेश्चन है 27 अगस्त का, क्वेश्चन नंबर 98 है। ये है कि भैया व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, मतलब कि किसी अर्थव्यवस्था के, सिर्फ भारत के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में से आप क्या समझते हो। ठीक, द्वितीय क्षेत्र में आपका मैन्युफैक्चरिंग ही आता है मेनली, और इंडिया कैसे अचीव कर सकता है इस क्षेत्र में सक्सेस, इसको डिस्कस करना है आप लोगों को। ठीक, और आगे हम लोग अपने फेवरेट सेक्शन पे जिसका नाम है कॉमन एक ISP से, इसमें किस तरीके से प्रीलिम्स के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने चाहिए, उसके लिए टिप्स ट्रिक्स और एलिमिनेशन मेथड कैसे क्या होता है, किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, वो सारी चीज़ें देखते हैं। अरनमुला बोट रेस, ठीक है ना, बोट रेस जो है ये आपकी ओल्डेस्ट रिवर बोट रेस है, फेस्टिवल होता है तमिलनाडु में। क्या सही है गलत है? ज़्यादातर लोग को ये पता होगा, तो आपने यहाँ देखा ये केरला में होता है, पहला स्टेटमेंट गलत है। आपने फिर देखा पहला स्टेटमेंट किस में दे रखा है, इन 3 में दे रखा है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, बी आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं और बाकी चीज़ें। ये अरनमुला में जो है होती वाली रेस जो कि रिवर पंपा पे है। अब आज जो है केरला में जो मेन रिवर है उनको मैपिंग जरूर करिएगा। और ये हिंदू टेम्पल के लॉर्ड कृष्णा और अर्जुन का जो है उसके आसपास ये पाया जाता है, वहीं पे रेस होती है। नेहरू बोट रेस आप लोग नाम सुना होगा, यहीं पे होती है कि नहीं होती, कंफर्म करिए। और पैलियो डैम्स जो है स्नेक बोट्स पे ये रेस लगाई जाती है। ठीक, केरला में होती है, ओनम के टाइम पे होती है। ओनम कौन सा फेस्टिवल होता है बताइए? ठीक, और ओनली सिर्फ मेन ही इसमें जो है अलाउड होते हैं इस रेस में, तो एक तरीके का जेंडर इनइक्वालिटी है इसमें। ठीक, अगला जो है आपका INS चिल्का से संबंधित है। INS चिल्का है तो मतलब एक कोई जो है नेवी का संबंधित एक चीज़ होगी, समझ गए होंगे आप। ट्रू पूछा गया। INS चिल्का एक अकेला जो है एकमात्र प्रारंभिक प्रशिक्षण संस्थान है जो इंडियन नेवी का, जो हर साल 6600 रॉ रिक्रूट जो है बनाता है, जो कि सेलर्स बन सकते हैं। INS चिल्का जो है 1980 में लाया गया था और ये लोकेटेड है कर्नाटका में। अब चिल्का लेक किसी ने भी पढ़ी है, कई बार पढ़ी होगी, ये रामसार साइट भी है, ये आपका ईस्ट के तट पे पाया जाता है, ये आपका जो है कहाँ पर, ओडिशा में पाया जाता है। तो और इसके बारे में आज आप लोग को चिल्का के बारे में एक नोट भी लिखना पड़ेगा, कौन कौन सा यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य है, ये सारी चीज़ें आप लोग को मैप बना के एक नोट जरूर लिखिएगा। ओडिशा में पाया जाता है। INS चिल्का कमीशन 1980 में हुआ था। इसी के साथ में आज का हम लोग का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग से एक गुजारिश है कि आप लोग लाइक का बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और सब्सक्राइब करा के जोड़िए, ताकि हमारा जो मिशन है, हम दोनों का, हम सबका, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का सिलेक्शन कराया जाए, वो पूर्ण हो सके। ठीक, आप लोग फिर से बता दूँ, UPSC 2021 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का पेड ग्रुप चालू है। आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696060810 पे कॉल कर सकते हैं। चलिए फिर कल मुलाकात होगी सुबह 10 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम। सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहना है।